अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि सितंबर के महीने में स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार रही, जहां पे KC100 इंडेक्स के अंदर 5.3% का डिक्लाइन हुआ और शरिया कंप्लाइन KMI 30 इंडेक्स के अंदर 6.9% की कमी देखी गई। अगर हम पिन पॉइंट करें कि वो कौन सी वजूहत हैं कि स्टॉक मार्केट की इस बेरिश ट्रेंड की, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आती है, एक तो अगर हम इकनॉमिक फ्रंट पे देखते हैं तो जो करंट अकाउंट की सिचुएशन है उसके बारे में इन्वेस्टर के अंदर ये नर्वसनेस पाई जा रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन के ऊपर कंसर्न्स ज़ाहिर हुए हैं। इसमें जब हमने देखा कि जुलाई के महीने में तकरीबन $800 मिलियन का करंट अकाउंट था, जबकि अगस्त के महीने में 1.6 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट जो बढ़ा, तो इससे इन्वेस्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी पाई गई ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। दूसरा, जो कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं और रुपये की डिवेल्यूएशन हुई है, मई से तकरीबन 10% डिवेल्यू हो चुका रुपये, तो उससे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कुछ कंसर्न्स इन्वेस्टर की तरफ से हमें सुनने को मिलते हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की कैसी रहेगी। तीसरे जो हम समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, जहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत का ऐलान भी हो गया, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल पावर्स हैं, उनकी तरफ से उनकी रिकग्निशन गवर्नमेंट की, फिर पाकिस्तान US रिलेशनशिप के ऊपर भी कुछ कंसर्न रेज हुए हैं, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान का रोल इसमें क्या था गवर्नमेंट के, जो अफगान गवर्नमेंट के डाउनफॉल के ऊपर, और इस तरह से इतना हेस्टी जो एग्जिट था US फोर्सेस का। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर हम समझते हैं कि ये जो कुछ कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की जो दबाव जो है वो हमने देखा सितंबर के महीने में। अगर हम गोइंग फॉरवर्ड बात करें तो मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 5.9 टाइम्स एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, जहाँ पे अर्निंग्स को इन सारे जो कास्ट प्रेशर्स हैं, रुपये डिवेल्यूएशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमने देखा तो 5.9 का टाइम्स एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। जहाँ तक कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, वहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंपनीज़ के जो डिमांड साइड का हम देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी जो है अपनी इंक्रीजिंग कास्ट है उसको ग्रेजुअली जो पास ऑन कर रही हैं। तो हम समझते हैं कि एक आध क्वार्टर की स्लो डाउन के बाद दोबारा से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने प्रॉफिट मार्जिन को वो बेहतर करेंगी, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को इतना ज़्यादा हिट हमें समझते हैं कि नहीं इतनी लगेगी। फिर ये भी है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ने यानी पास्ट की मिस्टेक्स जो थी, हम देखते थे कि स्टेट बैंक ने होल्ड करता था फिक्स रेट एक्सचेंज रेट रिजीम की वजह से करेंसी को होल्ड किया, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता रहा हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर, और उससे हमारा करंट अकाउंट ख़राब हुआ। लेकिन इस दफ़ा हम देखते हैं कि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो हमने मार्केट डिटरमिन बेस्ड जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी अडॉप्ट की थी 2019 में, उसके तहत जो है अभी 10% की डिवेल्यूएशन, जैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर और करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर, तो स्टेट बैंक ने करेंसी को अलाउ किया टू डिवैल्यू, और जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि मई से 10% की एक बड़ी डिवैल्यूएशन हम देख चुके हैं। तो इससे ये लगता है कि ये एक ऐसा टूल है जो सेंट्रल बैंक यूज़ कर रहा है इंपोर्ट्स को कंटेन करने के लिए। इसके अलावा अभी स्टेट बैंक ने कुछ मेयर्स अनाउंस किए हैं, जहाँ पे 100% कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट की है। इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो कुछ ड्यूटीज़ वगैरह की लेविज भी बढ़ा रही है नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स के ऊपर। सो इन मेयर्स के साथ हम समझते हैं कि इंपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह चेक हो जाएंगी, और हमारा करंट के ऊपर जो दबाव है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। फिर ये भी है कि क्या इन मेजर्स की वजह से हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। हम समझते हैं कि अभी भी देखें सेंट्रल बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है और जो गाइडेंस प्रोवाइड की है वो यही, और जिसमें 25 बेसिस पॉइंट का जो 20 सितंबर को अनाउंस हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर 2 मंथ्स पीरियड, उसमें 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया है पॉलिसी रेट के अंदर आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ पॉज। 7% से 7.2% का पॉलिसी रेट किया गया है, जिसमें सेंट्रल बैंक ने जो रैशनल दिया है वो यही किया है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग समझ सकते हैं, अब बल्कि टाइटनिंग तो नहीं कहेंगे, ये टेपरिंग है
उस अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की जो सेंट्रल बैंक ने ऑप्ट की हुई थी उसको थोड़ा सा टेपरिंग को कम किया है, उस स्टिमुलस को कम किया है ताकि जो ओवर हीटिंग है हम इकोनॉमी को उसको बचाने के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के लिए। सो आई थिंक कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किल करना है डिमांड को, बल्कि ओवर हीटिंग से इकोनॉमी को बचाना है। तो हम समझते हैं कि जो भी आगे मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन होगा वो इसी बेस पे होगा कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ओवर हीट ना होने दिया जाए, रादर देन टू जस्ट किल द डिमांड। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे डीरेल हो जाएगा हमारा ग्रोथ मोमेंटम, बल्कि जो उसमें ओवर हीटिंग है उसको कंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक ने ये मेजर्स लिया है। सो वी बिलीव कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी ज़ाहिर है इन मेजर्स की वजह से, ताकि ओवर हीट ना हो सके चीज़ें, रादर देन कि ये डीरेल हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट आवर टेक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। और यही वजह है कि हम समझते हैं इन सारे फैक्टर्स के अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस की वजह से और इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम को देखते हुए और इसी तरह से जो स्टिल हम समझते हैं अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में ये लेवल्स हैं, दीज आर वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स एंड स्टॉक मार्केट शुड परफॉर्म वेल गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम मूव ऑन करें और अपने जो फिक्स इनकम की तरफ हम पहले नज़र दौड़ा लेते हैं, देखते हैं कि सोवरेन यील्ड्स के हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया है सेंट्रल बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में। सो उसको देखते हुए सोवरेन यील्ड्स ने रिएक्ट किया और उसके अंदर जो हमने शिफ्ट देखा है, जहां 33 मंथ्स के जो टी बिल है उसमें 37 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, और मंथ के एंड के ऊपर 7.59% की यील्ड ऑफर कर रहा था 3 मंथ का टी बिल विद इंक्रीज़ ऑफ 37 बेसिस पॉइंट। 6 मंथ के टी बिल में 59 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ जो कि मंथ एंड के ऊपर 7.99% की यील्ड ऑफर करा था। 1 ईयर के टी बिल में 113 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है जो कि 8.73% की यील्ड ऑफर करा था। 3 ईयर के पीआईबी में 104 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ ड्यूरिंग सितंबर, 9.72% की यील्ड ऑफर करा था। 5 ईयर के पीआईबी में 67 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, 9.95% की यील्ड ऑफर करा था एट द एंड ऑफ मंथ, और 10 ईयर के पीआईबी में 55 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज़ के साथ 10.45% की यील्ड नोट की गई एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जस्ट 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, लेकिन टी बिल के अंदर भी और पीआईबी में भी जो यील्ड्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंचअप होती हुई देखी। रीज़न यही है कि इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके फर्दर भी इंटरेस्ट रेट के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है, तो वो मार्केट यील्ड जो हैं सोवरेन यील्ड के अंदर इन्वेस्टर्स की तरफ से वो इनकॉर्पोरेट होते हुए हमें नज़र आई हैं। अगर हम अपने की फंड्स की परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो हम स्टार्ट करेंगे एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड से। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये मनी मार्केट स्कीम में आता है और प्राइमरीली डबल रेटेड बैंक्स के अंदर और AAA ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। सितंबर के महीने में हमारे इस फंड ने 7.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। अगर हम कैलेंडर ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें जनवरी से लेकर सितंबर एंड तक, तो 8.1% का एनुअलाइज रिटर्न हमारे इस फंड ने पोस्ट किया और सिंस इंसेप्शन इसकी परफॉर्मेंस 8.3% सालाना इसने मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड। ये इनकम स्कीम में आता है बट लेकिन एक स्पेशलाइज्ड फंड है जिसको अपने सरमाए का 70% तक फाइनेंशियल सेक्टर के सिक्योरिटीज़ में और बैंक डिपॉजिट में रखना होता है। सितंबर के महीने में इसने 7.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। कैलेंडर ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.6% पर रही, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वो एनबीपी महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड इनकम स्कीम में आता है लेकिन एक स्पेशलाइज्ड फ़ंड है जो कि वो इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको मंथली बेसिस के ऊपर एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। सितंबर के महीने में इसने 6.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर ईयर रेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.2% पर रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, इनकम स्कीम में आता है और ये भी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको मंथली बेसिस के ऊपर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम रिक्वायर होती है। सितंबर के महीने में इसने 7.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर ईयर रेट में भी इसकी परफॉर्मेंस 7.2% पर रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.1% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनपी सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है और मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 5.6% का डिक्लाइन हुआ।
कैलेंडर रेट में देखें तो इसने 1.2% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस लॉन्च से इसकी परफॉर्मेंस 12.8% पर annum रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है नफ़ा NVP इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड, ये फ़ंड भी एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है, शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट, फिक्स इनकम और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 5.8% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि इसने CY टू डेट में 3.8% का मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन की परफॉर्मेंस 11.7% पर annum रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है NP स्टॉक फ़ंड, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 6.8% की कमी हुई, जबकि कैलेंडर रेट में इसने 1.8% का रिटर्न दिया है और सिंस सब्सिडेंस इसकी परफॉर्मेंस 12.6% पर annum रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है NP इस्लामिक स्टॉक फ़ंड, ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और नाम से जैसे ज़ाहिर है इससे ये प्राइमरली स्टॉक मार्केट में ही सरमायाकारी करता है। सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 7.9% का डिक्लाइन हुआ है। कैलेंडर रेट इसने 1.1% का रिटर्न दिया है, जबकि इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 6.9% पर annum रही है। अगर हम मूव ऑन करें और अपने पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस को भी देखें तो हम स्टार्ट करेंगे नफ़ा पेंशन फ़ंड से। इसकी इक्विटी सब फंड को देखें तो उसने सितंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 6.8% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि CY टू डेट में इसने 3.7% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन इसकी परफॉर्मेंस 16.5% पर annum रही है। डेट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें तो सितंबर में इसने 5.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया। कैलेंडर रेट में देखें तो 7.5% का एनुअलाइज रिटर्न इसने पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। मनी मार्केट सब फंड हमारा जो नफ़ा पेंशन फ़ंड है उसने सितंबर के महीने में 7% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। CY टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.6% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो एक्विटी सब फंड की जो अगर परफॉर्मेंस देखते हैं सितंबर में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 7.5% का डिक्लाइन हुआ है। CY टू डेट में इसने 5.8% का रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 16.8% पर annum रही है। डेट सब फंड को देखें तो सितंबर में इसने 6.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया। CY टू डेट में इसने 6.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन की परफॉर्मेंस 5.7% पर annum रही है। मनी मार्केट सब फंड जो हमारा नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड का उसने सितंबर के महीने में 6% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर। CY टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 5.8% पर annum रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।